Good morning, student. So in today class, we will discuss the uh, intermediate pituitary hormone and posterior pituitary hormone. We have already completed anterior pituitary hormone, that is growth hormone, thyroid stimulating hormone, interstitial cell stimulating hormone, follicle stimulating hormone, luteinizing is over, that is interstitial cell stimulating hormone, adrenal corticotropic hormone, and prolactin. ठीक है. In today class we will see the intermediate pituitary hormone and the posterior pituitary hormone. So as you all know, the intermediate pituitary hormone is only one, that is melanocyte stimulating hormone. इसका नाम ही है melanocyte stimulating hormone. मतलब कि ये क्या कर रहा है, melanocyte को स्टिमुलेट कर रहा है, melanocyte को स्टिमुलेट कर रहा है. melanocytes क्या होती है बेसिकली? melanocytes आपकी बॉडी में, आपकी स्किन में वो सेल होती हैं जो मेलानिन बनाती हैं. मेलानिन क्या है? मेलानिन वो पिगमेंट है जो आपकी स्किन को काला करता है. अगर मेलानिन नहीं होगा तो आपकी बॉडी एकदम वाइट होगी, एल्बिनिज बीमारी हो जाएगी, दैट इज़ एल्बिनिज. तो मेलानिन एक ऐसा पिगमेंट है जो आपकी स्किन को कलर देता है. तो ये जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो क्या करता है, वो स्किन में जो मेलानोफोर्स हैं, जो मेलानोसाइट्स हैं, उनको मेलानिन बनाने के लिए प्रेरित करता है कि आप ज़्यादा मेलानिन बनाओ. तो ज़्यादा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा तो स्किन ज़्यादा काली होगी, और कम मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा तो स्किन कम काली होगी. क्यों? क्योंकि कम मेलानिन निकलेगा, और अगर मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मेलानिन निकलेगा. ठीक है. तो दैट इज़ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करता है मेलानिन पिगमेंट बनाने के लिए, जो कि रेस्पेक्टिवली स्किन को कलर देता है. नेक्स्ट वी विल सी द पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन. तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन दो होते हैं, एक वैसोप्रेसिन और दूसरा ऑक्सीटोसिन. वैसोप्रेसिन जिसको कि एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन कहा जाता है, वैसोप्रेसिन जिसको कि एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन कहा जाता है. ये बेसिकली करता क्या है, इसका नाम ही है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन. तो डाईयूरेसिस मतलब ज़्यादा सुसु लाना, इसका नाम क्या है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन. मतलब ये आपकी बॉडी में सुसु को लाने को कम कर देगा, आपकी बॉडी में कम सुसु आएगी. तो हाउ इट विल एक्ट, इट इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ डिस्टल ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट टू वाटर. तो जो नेफ्रॉन्स हैं, बेसिकली नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन में दो पार्ट्स होते हैं, एक डिस्टल ट्यूब्यूल और एक कलेक्टिंग डक्ट. एक डिस्टल ट्यूब्यूल और एक कलेक्टिंग डक्ट. तो ये क्या करता है, जो डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट वाला पोर्शन है नेफ्रॉन का, उसमें पानी की परमिएबिलिटी बढ़ा देगा. जब पानी परमिएबल ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब होने लगेगा, तो जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब होगा, और जब ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब होगा तो सुसु जो है वो नेचुरल सी कम आएगी, और सुसु की ऑस्मोलरिटी भी बढ़ जाएगी. ऑस्मोलरिटी मतलब गाढ़ी आएगी. होता है कभी कभी क्या होता है कि जब हम बस में कहीं जा रहे होते हैं, कम पानी पीते हैं, तो हमें क्या होता है, पूरे 24 घंटे में या 10 घंटे में एक बार सुसु आती है, और वो सुसु बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती है. तो दैट इज़ सुसु की जो ऑस्मोलरिटी है वो बढ़ जाएगी. तो इसका नाम ही है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन. बेसिकली ये क्या करता है, नेफ्रॉन की डिस्टल ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट्स, नेफ्रॉन की डिस्टल ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट्स की पानी के प्रति परमिएबिलिटी बढ़ा देता है, जिससे आपकी बॉडी में ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब होता है और सुसु कम आती है और सुसु गाढ़ी आती है, जिससे सुसु की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है. इसके साथ साथ ही क्या करता है, ए डिक्रीज द मेडुलरी ब्लड फ्लो. मतलब मेडुला में जो ब्लड आ रहा है, मतलब मेडुला में जो ब्लड छनने के लिए आ रहा है नेफ्रॉन्स में, वो ब्लड, जितना ब्लड आ रहा था नॉर्मली, उस नॉर्मली ब्लड को कम कर देता है. तो कम ब्लड छनने के लिए आता है, तो कम ब्लड छनने के लिए आएगा तो कम यूरिन बनेगी, है ना. तो ये जो नाम है इसका, वैसोप्रेसिन और एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, तो ये क्या करता है, आपकी बॉडी में डाईयूरेसिस मतलब यूरिन के बनने की प्रक्रिया को कम कर देता है. कैसे कम कर देता है, एक तो नेफ्रॉन्स की जो डिस्टल ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट हैं उनकी परमिएबिलिटी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ज़्यादा पानी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है. और दूसरा, ब्लड का अमाउंट जो मेडुला में छनने के लिए आता है, उस ब्लड के अमाउंट को कम कर देता है, जिससे कम ब्लड छनने के लिए आता है और कम यूरिन बनती है. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे, अगर आपकी बॉडी में इस हार्मोन का कम हो जाएगा, डिक्रीज इन एडीएच, अगर आपकी बॉडी में एडीएच हार्मोन कम हो जाएगी,
तो क्या होगा, आपको सुसु ज़्यादा आएगी एंड दैट डिसीज इज नोन एज डायबिटीज इंसिपिडस। दैट इज डिफरेंट फ्रॉम शुगर, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज मेलाइटस एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है और डायबिटीज इंसिपिडस एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जो कि वैसोप्रेसिन या एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन की कमी के कारण होता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ पेशेंट बार बार जो है सुसु करने जाएगा। अगर आपकी बॉडी में वैसोप्रेसिन हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा, अगर आपकी बॉडी में वैसोप्रेसिन हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी, दैट इज़ नोन एज सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएस सिक्रेशन। सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रेशन। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन दो होते हैं, एक वैसोप्रेसिन और दूसरा ऑक्सीटोसिन। तो जो वैसोप्रेसिन है उसका नाम है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। बेसिकली वो क्या करता है, डायूरेसिस को कम कर देता है। कैसे कम कर देता है कि नेफ्रॉन्स की जो डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट्स हैं उनकी पानी की परमेबिलिटी बढ़ा देता है, जिससे पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब होने लगता है और यूरिन का अमाउंट कम बनता है, साथ साथ यूरिन गाढ़ी आती है, दैट इज़ यूरिन की ऑस्मोलैलिटी भी बढ़ जाती है। इसके अलावा क्या करता है, ब्लड जितना छनने के लिए मेडुला में आता है उस ब्लड के अमाउंट को भी कम कर देता है। अगर ये हार्मोन आपकी बॉडी में कम हो जाएगा तो आपको एक डिसीज़ हो जाएगी, दैट डिसीज़ नोन एज डायबिटीज़ इंसिपिडस। और अगर ये हार्मोन आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तब भी एक डिसीज़ हो जाएगी, दैट इज़ नोन एज सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएस सिक्रेशंस। नेक्स्ट वी विल सी द हार्मोन ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन इसका जो मेन रोल्स है वो फीमेल्स में है, साथ साथ मेल्स में भी है। तो ऑक्सीटोसिन आपने 12th में भी पढ़ा होगा। तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो बेसिकली करता क्या है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के दो जगह रोल हैं, एक यूट्रस पे और दूसरा ब्रेस्ट पे। एक यूट्रस पे और एक ब्रेस्ट पे। ब्रेस्ट पे क्या करता है, इट कॉज द इजेक्शन ऑफ मिल्क। प्रोलैक्टिन दूध बना रहा था, प्रोलैक्टिन ब्रेस्ट मिल्क को बना रहा था, लेकिन ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ब्रेस्ट मिल्क को बाहर निकालने में, इजेक्शन करने में हेल्प करता है। गांव में क्या होता है, जो ये मिल्क डेयरी वाले लोग होते हैं वो जब गाय या भैंस का दूध निकालते हैं तो उनको पहले ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे उनकी बॉडी के अंदर जितना भी दूध स्टोर होता है वो ज़्यादा दूध सारा निकाल दिया जाता है। तो मेमरी ग्लैंड पे मिल्क इजेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कैसे करता है, ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन करता है। जो एल्ब्यूलाई होती है ना, एल्ब्यूलाई जिसमें दूध बनता है, उसके अंदर जो मायो एपिथेलियल सेल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे उनके अंदर जो दूध भरा होता है वो सारा बाहर निकल आता है। तो एक तो रोल तो आया इसका मेमरी ग्लैंड पे, दूसरा रोल आया यूट्रस पे। यूट्रस पे क्या करता है, यूट्रस पे भी दो तरह के हो सकते हैं, एक प्रेग्नेंट यूट्रस और एक नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस। तो इन केस ऑफ प्रेगनेंसी ऑन प्रेग्नेंट यूट्रस, ऑक्सीटोसिन कॉज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस। तो जब 9 मंथ्स हो जाते हैं बेबी के पूरे, तो इंटरमिटेंट पेन स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ यूट्रस में अपने आप कॉन्ट्रैक्शंस होने लगते हैं, जिसकी वजह से बेबी एक्सपल्ड आउट हो जाता है, बेबी बाहर आ जाता है, दैट इज़ ऑन प्रेग्नेंट यूट्रस। इन केस ऑफ नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म थ्रू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट अप टू द फैलोपियन ट्यूब बाय प्रोड्यूसिंग द इंटर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है। एक्शन इन द मेल्स, मेल्स में क्या रोल है, इन मेल एट द टाइम ऑफ एजैकुलेशन फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म टूवर्ड द यूरेथ्रा कॉजिंग द इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ वॉस डिफरेंस। ठीक है। तो दिस इज द रोल्स इन द मेल्स। इसके साथ साथ इसका एक तीसरा इंपॉर्टेंट रोल जो मेल और फीमेल दोनों में है, दैट इज इन हाई डोजेज इट कॉजेज द रिलैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो ऑक्सीटोसिन के तीन काम थे। फीमेल्स में हमने देखा कि फीमेल्स में ब्रेस्ट में मिल्क का इंजेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यूट्रस पे क्या रोल है, प्रेगनेंसी में अलग है, नॉन प्रेगनेंसी में अलग है। प्रेगनेंसी में एक्सपल्शन ऑफ बेबी फीटस, जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो जिसकी वजह से स्मूथ डिलीवरी हो जाती है और एक्सपल्शन ऑफ फीटस फ्रॉम द यूट्रस हो जाता है। नॉन प्रेगनेंसी में क्या होता है, स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब तक ले जाने में हेल्प करता है। इन द सेम वे मेल्स में क्या रोल है, मेल्स में जो है वो वास डिफरेंस की मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिससे कि स्पर्म आसानी से बाहर दूर तक निकल जाता है। इसके अलावा दोनों में क्या रोल है, एक्शन इन बोथ, कि ज़्यादा अमाउंट में क्या करता है, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, जिसकी वजह से बीपी कम हो जाता है। दैट्स व्हाट वी हैव कंप्लीटेड द हार्मोन ऑफ द intermediate pituitary hormone and hormone of the posterior pituitary hormone, that is vasopressin and oxytocin.
तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि पार्स एंटीरियर में दो तरह की सेल थी, एक क्रोमोफिल और एक क्रोमोफोब। क्रोमोफिल दो तरह की सेल से बनी होती है, एक एसिडोफिल्स और एक बेसोफिल्स। तो जब एसिडोफिल्स, जिसमें हमने पढ़ा था एसएमसी एंड टीजीएल, फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था एसएमसी और टीजीएल। तो जब एसिडोफिल सेल की जब इंक्रीज एक्टिविटी होगी तो जो बीमारी बचपन में होगी दैट इज़ गिग्नेटिज्म, और जब बड़े होके होगी दैट इज़ एक्रोमेगैली। जब डिक्रीज एक्टिविटी होगी तो ड्वार्फिज्म छोटे पे और एक्रोमाइक्रिया बड़े होके होगी। ठीक है, तो ड्वार्फिज्म एंड एक्रोमाइक्रिया। क्रोमोफोब सेल में क्या होता है, क्रोमोफोब सेल में की जब डिक्रीज एक्टिविटी होती है तो एक बीमारी हो जाती है, उसका नाम है फ्रोलिच सिंड्रोम, दैट इज फ्रॉलिच सिंड्रोम, दैट इज फ्रॉलिच सिंड्रोम। एग्जाम में एक नया पैटर्न आया है, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा ड्वार्फिज्म। तो ड्वार्फिज्म किस वजह से होता है, और ड्वार्फिज्म 3 टाइप का होता है, एक लोरेन लीवे टाइप, एक ब्रेस्ट टाइप और एक मिक्स टाइप। तो ड्वार्फिज्म के 3 टाइप्स हैं जो नया पैटर्न एग्जाम में पिछले 2-3 साल से क्वेश्चन आया है 5 मार्क्स में, ड्वार्फिज्म। तो ड्वार्फिज्म इज डिसीज दैट अकर्स इन चाइल्डहुड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, एंड ड्वार्फिज्म ऑफ 3 टाइप, लोरेन लेवी टाइप, ब्रेस्ट टाइप एंड मिक्स टाइप। ठीक है, एंड टोटल हाइपर एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इन चाइल्ड विल कॉज प्रोजेरिया एंड इन अडल्ट इट विल कॉज सिमोन डिसीज। तो सिर्फ समवन विल आस्क व्हाट इज प्रोजेरिया, तो आपकी अगर छोटे बच्चों की पिट्यूटरी ग्लैंड काम करना बंद कर दे या छोटे बच्चों की पिट्यूटरी ग्लैंड काम करना कम कर दे तो एक बीमारी हो जाएगी प्रोजेरिया। प्रोजेरिया आपने मूवी देखी होगी अमिताभ बच्चन की पा, तो जो पा मूवी में अमिताभ बच्चन को डिसीज थी दैट इज प्रोजेरिया। एंड सिमोन डिसीज कब होती है, जब पिट्यूटरी ग्लैंड अडल्ट पे अपना काम करना बंद या कम कर देती है। ठीक है, तो दिस इज प्रोजेरिया एंड सिमोन डिसीज, प्रोजेरिया एंड सिमोन, प्रोजेरिया एंड सिमोन। जब छोटे पे पिट्यूटरी ग्लैंड काम करना बंद करती है दैट इज प्रोजेरिया, जब बड़े होकर काम करना बंद करती है दैट इज सिमोन, और जब क्रोमोफोब सेल काम करना बंद करती है दैट इज फ्रोलिच सिंड्रोम। ओके, थैंक यू।